हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। 3 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन सुबह के साथ में आज शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। चलिए, जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबान पर होता है। आपने कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष किया है, इसको कभी अपने जबान से बयां मत कीजिए जब तक जरूरत ना पड़े, क्योंकि यदि आपने उसका जिक्र बार बार किया तो वो आपकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ने लगेगी। और जब आप लोग सफलता को हासिल करेंगे तो आप लोगों की वो सफलता जो है वो सिर चढ़कर बोलेगी। इसलिए जो भी आपने मेहनत की है उसको छुपा कर रखिए, ठीक है। तो उसको बार बार जो है उसका जिक्र नहीं करना है, क्योंकि वो जो सफलता आप हासिल करेंगे उसका जिक्र एक दिन जो है वो पूरी दुनिया की ज़बान पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई की बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर हम लोग लेकर चलते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज को हम लोग कवर कर लेते हैं। भारतीय टीका लेने वाले जा सकेंगे 9 यूरोपीय देश। रिसेंटली आपको पता होगा ग्रीन पास के बारे में। ग्रीन पास का मींस है कि यूरोपियन कंट्रीज में यदि विजिट करना है तो आप लोगों को कोविशील्ड यदि आपने लगाई है तो भी आप लोग विजिट नहीं कर पाएंगे। पहले तो बात कोवैक्सीन की थी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने कोवैक्सीन लगाई थी तो ये बताया जा रहा था कि वो जो है वो दूसरी कंट्रीज के अंदर विजिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जो है 9 यूरोपीय देशों ने ये अलाउ कर दिया है कि यदि आप लोगों ने भारतीय टीका मतलब कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन ली है तो आप लोग जो है वो 9 यूरोपीय देशों में जा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 27 कंट्रीज है उसमें स्विट्जरलैंड शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है वो 9 यूरोपीय देशों के अंदर विजिट कर सकते हैं। शी जिनपिंग ने दी दुनिया को धमकी, विरोधियों को कुचल देंगे सिर। देखिए, 100 साल हुए हैं 1921 से लेकर 2021 तक 100 साल जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी को हो चुके हैं। शी जिनपिंग ने यह कहा है कि चाइना जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ताकत है और यदि कोई भी विरोध का स्वर ऊंचा उठाता है तो हम उसका सिर जो है वो कुचल देंगे। यहां पे हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका और कॉन्फिडेंस जो है वो इनको एक दिन ले डूबेगा। कतर और भारत के बीच एयर बबल समझौता 31 जुलाई तक बढ़ा है। देखिए, एयर बबल समझौता होता क्या है कि जैसे इंडिया है और यहां पर आप लोग छोटा सा देश देख सकते हैं वो है कतर, काफी छोटा है, दोहा इसकी कैपिटल है। तो इंडिया और कतर के बीच में जो भी फ्लाइट्स हैं वो आ जा सकती हैं, यानी कि एक दूसरे देशों के जो सिटीजन्स हैं वो टूरिज्म के लिए या फिर कोई बिजनेस के लिए एक दूसरे देशों के अंदर आ जा सकते हैं। इसे ही एयर बबल समझौता जो है वो कहा जाता है और अब जो है ये 31 जुलाई तक लागू रहेगा। जायडस कैडिला ने जायकोवी डी के आपात इस्तेमाल की मांगी अनुमति। देखिए, ये भारत की पहली नहीं विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन है, डीएनए पर आधारित है और जिसका नाम है जायकोव डी। ठीक है, तो जायडस कैडिला के द्वारा ये वैक्सीन जो है इसको निर्मित किया गया है, लेकिन इसमें खास बात है कि इसकी 3 डोज जो है वो इसमें लगाई जाती है। जानेंगे हम लोग इसके बारे में कि ये 3 डोज जो है वो वर्क कैसे करती है, क्या इसकी एफिकेसी रेट है और किस मिशन के तहत इसे निर्मित किया गया है। आरक्षण के लिए राज्य नहीं तय कर सकते सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को। देखिए, रिसेंटली आपको पता होगा कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वहां पर ये डिसाइड किया गया था कि जो भी पिछड़े हुए हैं, ठीक है, बैकवर्ड हैं, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, ठीक है, या फिर एजुकेशनली हो, उनका डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, और इसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन वो केंद्र की अनुमति के पश्चात ही। तो अब देखिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो है सोशली, फिर है इकोनॉमिकली और फिर है एजुकेशनली। तो अब जो है वो राज्य नहीं तय कर पाएंगे, जबकि केंद्र सरकार जो है वो तय करेगी कौन पिछड़ापन है, कौन बैकवर्ड है, और उसी के आधार पर रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो अब लागू होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेना है तो कई हर्डल जो है वो एक स्टूडेंट को पार करनी पड़ती हैं। तो अब जो है वो आरक्षण को, रिजर्वेशन को थोड़ा और क्लियर किया जाएगा। अब लद्दाख से भी उठी पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। देखिए, लद्दाख जो है वो पूर्ण राज्य की मांग जो है वो अब कर रहा है, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, कारगिल यहां पर एक इसका डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा है और वो जो है वो पूर्ण राज्य दर्जा कहलाने की सारी शर्तें पूरी करता है। लेकिन रिसेंटली लद्दाख का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो केंद्र सरकार से मिलने के लिए दिल्ली में आया और वहां पर ये मांग की गई कि लद्दाख को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। कर्नाटक में दिवंगत हुए कोविड वॉरियर्स का बनेगा स्मारक।
कोविड वॉरियर्स यानी कि कोविड 19 के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, ठीक है, अब उनके लिए एक स्मारक जो है वो निर्मित किया जाएगा, क्योंकि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन समाज के लिए उन्होंने काम किया है, तो उनको अब याद किया जाएगा भविष्य के अंदर। मिट्टी की जरूरत के हिसाब से बनेगा फर्टिलाइजर। मिट्टी की जरूरत के हिसाब से जब फर्टिलाइजर बनेगा, जैसे आप लोगों को पता हो नैनो यूरिया, नैनो यूरिया ये एक लिक्विड फॉर्म में था, तो ये इफको के द्वारा इसे बनाया गया था। तो ऐसे फर्टिलाइजर जो है वो और बनाए जाएंगे, क्योंकि हर मिट्टी की जरूरत अलग अलग होती है, और इसके लिए एक सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो भी निर्मित किया जाएगा। वैसे काफी सारे स्टेट जो हैं उनके अंदर निर्मित किया जा चुका है, लेकिन जहां पर बच चुके हैं वहां पर भी अब सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत जो थी वो राजस्थान से की गई थी, गंगानगर से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना थी, इसकी शुरुआत राजस्थान से की गई थी। अब महारानी लक्ष्मीबाई होगा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम। देखिए बेसिकली यहां पर डिस्ट्रिक्ट का नाम तो झांसी ही रहेगा, लेकिन जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल दिया जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। और ये नाम कैसे बदला जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे क्वेश्चंस के अंदर। बहुत ही बड़ी सेल जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग एक कूपन अप्लाई जो है कूपन वो अप्लाई कर सकते हैं SG20 या फिर GLOW20 जो है, इस कूपन को आप लोग कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में ही करंट अफेयर के काफी बेहतरीन सेशन, यूपीएससी सीएससी की कोर्सेज, एनसीईआरटी पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है वो सारी एनसीईआरटीज आपको मिलेंगी। बैंकिंग की कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, तो आप लोग जो है इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को एक क्विज जो है वो डेली क्वेश्चंस का मिलेगा, वहां पे जाकर आप लोग उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है विद आंसर्स वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड होगी। तो सबसे पहले 2 जुलाई के करंट अफेयर को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दरबार मूव को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, तो वो है जम्मू कश्मीर। किस भारतवंशी अमेरिकी महिला को मिशिगन के अंदर फेडरल कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है, तो शैलिनी डी कुमार है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 1 जुलाई को सक्षम योजना को लॉन्च किया गया है, तो वो है जम्मू कश्मीर। दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप SKAO का निर्माण किन देशों में किया जाएगा, तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। किसानों को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर कृषि मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइंटिफिक ऑफिस। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जो है वो बनाया गया है, तो वो है गंगा नदी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो विवेक राम चौधरी। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक मतलब ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 10th रैंक। भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो वो अभिमन्यु मिश्रा हैं। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो वो है चाइना। किस भारतीय को 2021 में फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है पी साईनाथ। किस देश के सहयोग से कुडनकुलम में 5वीं यूनिट जो है उसको शुरू किया गया है, तो वो है रशिया। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के द्वारा एनोमोलाइज इन लॉ एंड जस्टिस बुक को लॉन्च किया गया है। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो RV रविंद्रन के द्वारा लिखी गई है। आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जो डॉप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का उन पर बैन लगा दिया गया है, तो वो कौन है, अंशुला राव हैं। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि किस भारतीय को इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, CN राव। तो CN राव और सचिन तेंदुलकर दोनों को एक साथ भारत रत्न जो है वो भी दिया गया था। 3 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दुनिया की पहली DNA आधारित और भारत की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, तो आप लोग याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, जायकोव डी। तो ये जायकोव डी जो है वो DNA बेस है। अब देखिए कि कोविड जो होता है मतलब कोरोना जो होता है वो सिंगल हेलिकल RNA होता है, अभी मैं आप लोगों को इमेज में दिखाऊंगा। तो इसका जो नाम है वो है जायकोव डी, और जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया है वो कौन सी है, वो है जायडस कैडिला। जायडस कैडिला जो है इसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है, और इसका भी एक डिपार्टमेंट है, जैसे बायोटेक डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट के अंदर इसको निर्मित किया गया है। ये जो मिशन है, जो मिशन इसके लिए चलाया गया वो है नेशनल बायोफार्मा मिशन। तो नेशनल बायोफार्मा मिशन जो है इसके तहत काफी सारे रिसर्च जो है इनको क्या दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसके तहत रिसेंटली आपको पता है कि ये जायकोव डी जो वैक्सीन है इसको भी निर्मित किया गया है। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए
2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरूरी होता है यदि आप लोगों को उसको लंबे समय तक, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम जो है वो उसको स्टोर करना है। यदि कम टाइम के लिए स्टोर करना है तो आप लोग उसे 25 डिग्री सेल्सियस तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां तक पहुंचाना है तो ये टेम्परेचर जो है वो सफिशिएंट है। लेकिन यदि निर्मित कर ली गई है और फिर उसको अब लंबे समय तक बनाए रखना है तो फिर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इसमें जो है वैक्सीन को निर्मित करने के अंदर कोरोना जो है इसका जेनेटिक कोड को इस्तेमाल किया गया है, जेनेटिक कोड को इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल करके लगभग 28,000 लोगों पर इसका परीक्षण किया गया है। उसके बाद ही जो है वो अनुमति अब इसकी ली जाएगी। बात करें हम लोग डोज की तो इसमें कितनी डोज है? इसमें है 3 डोज। जैसे मान लीजिए कि आज जो है वो आपने डोज लगा ली है तो अगली डोज जो है वो 28वें दिन लगेगी, फिर उससे अगली डोज जो है वो 56वें दिन लगेगी। लेकिन इनके द्वारा ये कहा गया है कि 3 डोज जो हैं उनको घटाकर हम जल्दी जो है वो 2 डोज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग ये सीखते हैं कि यहां पर देखिए न्यूज आप लोग के सामने है कि जायडस कैडिला ने एक वर्ल्ड की पहली डीएनए कोविड वैक्सीन जो है इसको इजाद किया है। यहां पर ये स्ट्रक्चर हम लोग को समझना पड़ेगा। एक एग्जाम के अंदर मैंने एक क्वेश्चन भी देखा था कि ये जो कोरोना है इसका जो डीएनए मटेरियल है यानी कि जेनेटिक मटेरियल है वो कौन से फॉर्म के अंदर है, तो वो उसको हम लोग कहेंगे सिंगल हेलिकल सिंगल हेलिकल आरएनए। ठीक है, तो ये सिंगल हेलिकल आरएनए आप लोग देख सकते हैं, एक ही इसमें हेलिकल है तो इसको कहते हैं हम लोग सिंगल हेलिकल आरएनए। इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? डीएनए के अंदर। और डीएनए के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कई जो है हमारे पास में, जैसे आप लोग कहते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। आरटीपीसीआर टेस्ट के तहत कई रेप्लिकाज जो हैं वो इसकी बनाई जाती है। तो सबसे पहले इसको आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है और फिर आरटीपीसीआर टेक्निक के थ्रू इसके कई रेप्लिकाज बनाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंस क्या है? बेसिकली एक एसिड को लेकर ही डिफरेंस है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं साइटोसिन है और आरएनए में भी साइटोसिन है, फिर एडेनिन है और आरएनए में भी एडिन है, फिर ग्वानिन है तो आरएनए के अंदर भी ग्वानिन है। लेकिन यूरेसिल और थाइमिन इन दोनों को लेकर डिफरेंस है। तो आरएनए के अंदर तो होता है यूरेसिल और डीएनए के अंदर होता है थाइमिन। तो एसिड लेवल के ऊपर यानी कि जो इनका केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें केवल एक ही डिफरेंस पाया जाता है थाइमिन और यूरेसिल को लेकर। ठीक है, तो न्यूक्लियस बेस जो हैं वो इसके कितने हैं? 4 टाइप के हैं जिसमें यूरेसिल रहता है। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए कि जो आरएनए है ये 3 टाइप का होता है। एक तो होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। तीनों का वर्क जो है वो भी अलग अलग रहता है। जैसे आप लोग नाम से ही पता कर सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर जो है यानी कि मैसेज जो है वो एक सेल से दूसरी सेल तक वो पहुंचा रहे हैं और ये मैसेज पहुंचाया जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके थ्रू जो है ये मैसेज एक सेल से दूसरी सेल तक, या हम लोग कहें कि एक जेनेटिक कोड से दूसरे जेनेटिक कोड तक इसको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर में क्या होगा कि सेम वही चीज है कि जो ट्रांसफर करना है उसमें तो होगा मैसेज और इसमें जो एमिनो एसिड्स का यूज करते हुए इस चीज को ट्रांसफर अब किया जाएगा। राइबोसोमल इज ए कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम फैक्ट्री। ठीक है, तो जो माइट्रो यानी कि सेल जो होती है, सेल के अंदर कई सारे स्ट्रक्चर रहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया रहती है, सेंट्रोसोम रहता है, तो वहां पर ही एक स्ट्रक्चर और होता है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है और उसको कंट्रोल कौन करता है? राइबोसोमल आरएनए उसको कंट्रोल करता है। यहां पे हम लोग देख सकते हैं जायडस कैडिला जो है, ये कंपनी का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो अहमदाबाद के अंदर है और वहां पर ही जाइकोव डी जो है इसको निर्मित किया गया है। 28,000 लोगों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। अब जो है इसकी अनुमति मांगी जा रही है। किस राज्य में पहला कोविड वॉरियर स्मारक बनाने का निर्णय किया गया है? तो वो है कर्नाटक। देखिए कोविड 19 के दौरान कई फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जिनका देहांत हुआ, लेकिन उन्होंने सोसाइटी के लिए अपनी जो जान गंवाई है उनको याद करना जरूरी है और इसीलिए एक मेमोरियल जो है वो निर्मित किया जाएगा। तो ये कहां पर किया जाएगा? कर्नाटक के अंदर किया जाएगा। ठीक है, तो उनको लिए एक बहुत बड़ा सैल्यूट है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया है, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, जर्नलिस्ट हो। इसके साथ में आप लोग देखते होंगे कि न्यूज़पेपर भी जो है वो भी रेगुलर आने लगे थे। ठीक है, तो ये सब क्या थे? वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे। पुलिस ऑफिसर्स जो हैं
वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। या हम लोग कहें कि जितने भी गवर्नमेंट पर्सोनल्स हैं, जो भी जैसे मेडिकल स्टोर्स वहां पे ओपन थी, तो वो भी जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। चलिए, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा भी पहले ऐसा जो कोविड मेमोरियल जो है उसको भी निर्मित किया गया था। तो पहली बार नहीं है कि कर्नाटक के अंदर निर्मित किया गया है, इससे पहले उड़ीसा के अंदर भी इस चीज को निर्मित किया जा चुका है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय किया गया है? तो महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन जो है वो अब किया जाएगा। अब देखिए नाम कैसे बदला जाता है। यहां पर हम लोग देखें कि झांसी यानी कि वहां का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां की जो डीएम है, डीएम के पास में प्रस्ताव आया है। किसने दिया है? यहाँ के जो एमपी हैं, सांसद हैं अनुराग शर्मा, उन्होंने एक प्रस्ताव जो था वो डीएम को दिया, और डीएम जो है इसी प्रस्ताव को पहुंचाएंगे किसके पास में? शासन के पास में, सेक्रेटरीट के पास में जाएगा, और फिर वहां से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा। तब जाकर ये नाम जो है वो चेंज होगा। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महारानी लक्ष्मीबाई रखा जाएगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट का नाम तो है झांसी, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम तो झांसी ही रहेगा, केवल रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। लेकिन क्या ये नाम पहली बार बदला गया है? जैसे मैं आप लोगों को बताऊं एग्जांपल, इलाहाबाद का नाम जो है, इलाहाबाद, उसका नाम बदलकर क्या किया गया था? प्रयागराज किया गया था। ठीक है। जैसे मुगल सराय है, तो मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया था। इसके बाद में ही फैजाबाद, आपको पता है अयोध्या का नाम जो था वो पहले क्या था? वो था फैजाबाद। अब जो है वो बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। तो कई बार जो है वो नाम भी चेंज किए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि झांसी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम जो है वो महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किया जाएगा। तो प्रपोजल टू रीनेम झांसी रेलवे स्टेशन आफ्टर लक्ष्मी बाई। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रयागराज जो है वो नाम किसका किया गया? इलाहाबाद जंक्शन का भी नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। भारत व किस देश के बीच एयर बबल समझौता 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है? तो भारत और कतर के बीच में जो एयर बबल है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है 31 जुलाई तक। क्या होता है इसके अंदर? जैसे मान लीजिए कि ये तो है हमारा इंडिया, और इंडिया से अब जो है वो कतर कोई फ्लाइट जानी है, ठीक है, और कतर से कोई फ्लाइट जो है वो इंडिया आनी है, तो दोनों देशों के जो सिटीजन्स हैं वो बिना किसी रुकावट के एक देश से दूसरे देश के अंदर कोविड 19 के चलते हुए इस चीज को यूज ले सकते हैं। किसको? एयर बबल को। ठीक है। तो कतर की लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, काफी छोटा देश है कतर। ठीक है। यहां पर है ओमान, फिर है यूएई, और फिर है कतर। कतर के बिल्कुल नजदीक है बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है। तो यहां पर ये जो है ये है पर्शियन गल्फ, ये है पर्शियन गल्फ, और ये है अरेबियन सी। तो दोनों के बीच में एक वाटर स्ट्रेट भी यहां पर है। ये वाटर स्ट्रेट है जिसका नाम क्या है? वो है हारमुज। हारमुज जो वाटर स्ट्रेट है ये कहां पर स्थित है? पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करेगी अरेबियन सी से। और अलग किसको करती है? ये ओमान से अलग करती है ईरान को। ठीक है। इसको याद रखना आप लोग, ओमान से ईरान को अलग करती है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं एयर बबल जो है वो किसके लिए यूज में आते हैं? वो फ्लाइट्स के लिए। ठीक है। फ्लाइट्स के लिए यूज में आते हैं। जैसे भारत ने श्रीलंका के साथ में एयर बबल समझौता किया था। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड कोविड एज एंडेमिक? आप लोगों ने सबसे पहले वर्ड सुना होगा, वो होगा पेंडेमिक। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने वर्ड सुना होगा पेंडेमिक। ठीक है। फिर एपिडेमिक सुना होगा। अब जो है वो एक नया वर्ड है एंडेमिक। इस वर्ड का मीन्स तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन एंडेमिक जो है वो सिंगापुर ने घोषित किया है। अब ये क्यों घोषित किया है? देखिए सिंगापुर की जो आबादी है वो लगभग 60 लाख के आसपास में है, काफी कम आबादी है। यहां तक कि हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट की ही इतनी आबादी हो जाती है, तो वहां पर वैक्सीनेट करना आसान है। इसीलिए केवल वहां पर 2 से 3 केस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलते हैं। और यहां पर एंडेमिक का मीन्स है कि सिंगापुर ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ये जो कोविड है ये जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। ठीक है। कभी भी जो है वो खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर साथ बना रहेगा। और उसी के हिसाब से फिर हम जो है वो पॉलिसीज को बनाएंगे, और जो पॉलिसीज बनेंगी वो कोविड को मद्देनजर रखते हुए जो है वो बनाई जाएंगी। एंडेमिक के अंदर एक कंडीशन और होती है कि जो भी केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं उन केसेस की अब काउंटिंग जो है, काउंटिंग, गिनती जो है वो नहीं की जाएगी। और इसके साथ में ही जो क्वारंटीन किया था, आइसोलेशन करते हैं,
देखिए कोई मान लीजिए पेशेंट कोविड पॉजिटिव आ गया है तो उसका आइसोलेशन करना जरूरी है, तो आइसोलेशन जो है क्वारंटीन करना वो भी इसमें जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा सबसे पहले कौन सा था, सबसे पहले हम लोग वर्ड यूज लेते थे एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक का मीन्स होता है कि किसी सर्टेन एरिया के अंदर ही वो फैलती है बीमारी, महामारी। और एपिडेमिक के बाद में जब यदि वो ग्लोबल लेवल पे फैलने लगती है तो उसे कहा जाता है क्या, पेंडेमिक उसे कहा जाता है। और कई कंट्री जो हैं वो अब इसको एंडेमिक घोषित करना शुरू कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब मैंने इसको सर्च किया कि एंडेमिक मींस जो है वो पर्टिकुलर मींस क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किसी विशेष स्थान या व्यक्ति वर्ग में नियमित रूप से जो चीज पाई जाती है उसे कहा जाता है क्या, एंडेमिक उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे सिंगापुर की लोकेशन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, बिल्कुल छोटा सा इत्तू सा कंट्री है सिंगापुर, लेकिन काफी डेवलपिंग कंट्री है। जैसे हमारे यहाँ पर एक बिस्लरी की बोतल की कीमत कितनी है, लगभग आप मान के चलिए 18 रुपए से 20 रुपए 15 रुपए इतनी कीमत होती है। और वहीं पर ही लगभग 80 रुपए के आसपास में वो जो है वो बोतल मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगापुर जो है वो काफी छोटी कंट्री है। अब देखिए चाइना जो है, चाइना एक प्रोजेक्ट को लेके आता है। वो प्रोजेक्ट ये है कि ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड का साउथ थाईलैंड है, यहाँ पर इसने करा कैनाल प्रोजेक्ट को निर्मित करने के लिए एक प्रपोजल किया था कि हम लोग एक कैनाल बनाएंगे जो कि साउथ जो थाईलैंड है इसको काट कर बनाई जाएगी। इसको काट कर बनाए जाने से साउथ चाइना सी से जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर उनकी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी इस पे वर्क चल रहा है, तो आप लोग याद रखना करा कैनाल प्रोजेक्ट दक्षिणी थाईलैंड को काट कर फिर यहाँ पे बनाई जाएगी। लेकिन सिंगापुर ने क्या किया था, इसका विरोध किया था, क्योंकि सिंगापुर से यदि मान लीजिए कोई जहाज शिप नहीं गुजरेगा, क्योंकि वो तो शिप तो यहाँ से गुजरेगा, और यहाँ से गुजरेगा तो ये जो दूरी है ये लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और लगभग 7 घंटे इसमें कम लगेंगे। लेकिन सिंगापुर ने इसलिए ऐतराज किया क्योंकि सिंगापुर का जो टूरिज्म सेक्टर है वो इससे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहाज जो है वो सीधा यहाँ से पास हो जाएंगे और यहाँ पर कोई भी शिप जो है वो रुकेगा ही नहीं। इसलिए सिंगापुर ने जो है वो इसका विरोध किया था। तो यहाँ पे हम लोग सिंगापुर की लोकेशन देख सकते हैं, काफी जो है स्ट्रीट देखिए, जौहर स्ट्रीट जो है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछे कि जौहर स्ट्रीट किन दो आइलैंड जो है इनको अलग करती है, तो मलेशिया और सिंगापुर को अलग करती है। ठीक है, तो आप लोग सिंगापुर देखिए, काफी डेवलप है ये नेशन। सी ब्रिज नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है यूएसए और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, अब इनको ये आयोजित करने की जरूरत कहां पड़ गई है, और ये हुआ भी कहां पर है, वो हुआ है ब्लैक सी के अंदर, ब्लैक सी में हुआ है। रिसेंटली आपको पता होगा कि ब्रिटेन का एक शिप जो है वो क्रीमिया के नजदीक पहुंचा था, क्रीमिया जो आइलैंड है वहां पर पहुंचा, और इस चीज का विरोध किया किसने, रशिया ने इस चीज का विरोध किया, और विरोध करके ये कहा कि आप जो है अपना शिप यहां से लौटा लीजिए। तो ब्रिटेन का शिप जो था वो वहां से लौट गया, और बाद में ये पता लगा कि उस शिप के साथ में अमेरिका के जो विमान थे, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट थे वो भी उसके साथ में थे, और इस बात से रशिया और भी ज्यादा नाराज हो गया। अब जो है वो यूएसए ने यूक्रेन के साथ मिलकर वहां पर ब्लैक सी के अंदर क्या की है, एक नेवल एक्सरसाइज की है। तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन देख सकते हैं, ये है यूक्रेन। देखिए यदि यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो ब्लैक सी के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, यानी कि यहाँ पे जो टच कंट्रीज कर रही हैं, जैसे एक रशिया है, यूक्रेन हो गया, यूक्रेन के बाद में रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, इसके बाद में टर्की जो है ये आप लोग याद रखिए, जॉर्जिया जो है इसको याद रखिए। टर्की का दोनों पोर्शन यानी कि यूरोप में भी जो है वो भी है, और एशिया के अंदर जो आता है वो भी आप लोग याद रखिएगा। फिर सी ऑफ एजोव जो है, यहां पर एक जल संधि स्थित है, वाटर स्ट्रेट जिसका नाम है क्रेच वाटर स्ट्रेट, और अजोव सागर से फिर ब्लैक सी के अंदर जो आना है तो वो इसी वाटर स्ट्रेट से आया जाएगा। फिर ब्लैक सी से फिर आएंगे मार्मरा सागर में। आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली एक सी नोट की घटना देखी गई थी, सी नोट जो है उसकी घटना देखी गई थी टर्की के नजदीक, यहां पर मार्मरा सागर के अंदर ही वो देखी गई थी, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मार्मरा सागर से एजियन सागर के अंदर, और फिर कहाँ चला जाए, कहाँ जा सकते हैं, मेडिटेरियन सी के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना ब्लैक सी के बारे में। चलिए, सीबीएसई और एनपीसीआई ने किस कक्षा के छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, तो वो है क्लास 6 के लिए। देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स जो है वो शुरू किया गया है 6 क्लास के स्टूडेंट के लिए, लेकिन बताया गया है कि 7th और 8th क्लास के लिए भी हम लोग बाद में शुरू करेंगे।
अब इसमें देखिए, आप लोग को पता होगा कि कई जो लोग हैं उनको यूपीआई करने में प्रॉब्लम आती है, भीम को यूज करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये किस कारण से आती है? ये लिटरेसी जो है, फाइनेंशियल लिटरेसी या हम लोग कहें डिजिटल लिटरेसी जो है, वो काफी कम है। और इसके लिए एक सिलेबस जो है, जिसको हम लोग कहें कि फाइनेंशियल लिटरेसी बुक्स जो है, वो भी लॉन्च की गई है क्लास 6 के लिए। और इसके तहत यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सीबीएसई एनपीसीआई जो है इन्होंने लॉन्च किया है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके साथ में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। एनपीसीआई क्या चीज है? तो एनपीसीआई जो है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मीन्स है कि जितना भी पेमेंट्स होता है या फिर सेटलमेंट्स होते हैं, वो किसके तहत किए जाते हैं? एनपीसीआई के तहत किए जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, रुपे कार्ड है, फिर आईएमपीएस किया जाता है, इसके साथ में यूपीआई होता है। ठीक है, फुल फॉर्म आप लोग जरूर देखिएगा, भीम जो है। तो ये सब जो है इनको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, ताकि लोग जो है इनका यूज ज्यादा से ज्यादा कर पाए। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें 6 क्लास जो है उसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है। और उसी प्रमोट के लिए अब जो है वो 6 क्लास के अंदर ऐसा सिलेबस जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अंकटाड और यूएनडब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट जो है, जॉइंट रिपोर्ट, वो आई है। उसमें ये पूछा गया है, बताया गया है कि कितना टूरिज्म जो है वो 2019 के मुकाबले 2020 में कम हो गया है। तो वो लगभग 73% जो है उसमें गिरावट आई है इंटरनेशनल टूरिज्म के अंदर। अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो 73% जो है वो इसके अंदर कमी आई है। लेकिन जीडीपी जो है, यानी कि ग्लोबल जीडीपी, उसमें $5 ट्रिलियन की लगभग इसमें कमी आई है। तो पहले से टूरिज्म सेक्टर जो है वो काफी कम हो गया है। अब इसको वापस से बूस्ट करना हो तो क्या करना होगा कि जितना भी वैक्सीनेशन जो है उसकी स्पीड को इंक्रीज करना होगा, उसकी दर को बढ़ाना होगा। जिससे क्या होगा कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो वापस से बूम कर जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं और डेवलपिंग नेशंस हैं, वहां पर जो इकोनॉमी है वो कितना डाउन पर जा रही है। $2.4 ट्रिलियन जो है वो डाउन पर चली गई है। तो ये इसका फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो, मतलब ये अनुमान जो है ये भी बताए इसके अंदर जा रहे हैं। कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर किन दो राज्यों के बीच में विवाद छिड़ गया है? तो यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद छिड़ गया है। यहां पर देखिए, सबसे पहले डिस्प्यूट हुआ क्यों है। देखिए, तेलंगाना के अंदर एक बांध स्थित है जिसका नाम है नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध जो है वो स्थित है, और इस बांध पर तेलंगाना ने डिसाइड किया कि इसकी जो फुल कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इस पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। और इस बात की आपत्ति किसने जताई? आंध्र प्रदेश ने जताई। क्योंकि जब आप लोग फुल इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर यूज करेंगे तो वहां पर जो वाटर कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा, और आंध्र प्रदेश को पूरा पानी जो है वो नागार्जुन सागर जो बांध है उससे नहीं मिल पाएगा। और इससे जो बिजली उत्पादित हो रही है उसका पूरा यूज जो है वो तेलंगाना कर लेगा। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश ने इसका क्या किया है? विरोध किया है। तो कृष्णा नदी के जल को लेकर दो राज्यों में, आप लोग याद रखना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में क्या है? विवाद है। ठीक है, अब देखिए आंध्र प्रदेश ने क्या किया है। आंध्र प्रदेश ने जो जल शक्ति मंत्रालय है, आप लोग को पता होगा, जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो इसके अभी क्या है? मंत्री है। तो जल शक्ति जो मंत्रालय है इसके अंदर भी आंध्र प्रदेश ने अभी क्या कर दिया है, वहां पर एक प्रस्ताव जो है वो लगाया है। ये जो नागार्जुन बांध आप लोग देख रहे हैं, इसका निर्माण 1995 के अंदर किया गया था, जो और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको शुरू किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है, और महाबलेश्वर से निकलने के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर नागार्जुन बांध जो है परियोजना यहाँ पर शुरू किया गया है। इस मैप के अंदर आप लोग और देखिए कि कृष्णा नदी जो है इसकी ट्राइब्यूटरी सबसे पहले भीमा है। ठीक है, भीमा आप लोग याद रखिए। तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की सहायक है। फिर आगे जाके मूसी, मतलब हैदराबाद जिस नदी के किनारे स्थित है वो है मूसी नदी। और फिर जाकर ये डेल्टा बनाते हुए कहां पे गिरती है? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर ये गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर जो नागार्जुन सागर है, वहां पर तेलंगाना ने कुछ सैनिक जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। सैनिक मतलब पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो तैनात कर दिए हैं इसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो आप लोग याद रखना किसके बीच में है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी है? तो माना पटेल जो है वो पहली महिला तैराक यहां पर बनी है।
देखिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार क्वालिफाई किया है, मतलब तैराक में स्विमर जो है वो पहली बार क्वालिफाई किया है। सबसे पहले जो स्विमर थे वो कौन थे? श्री हरिराज जो थे वो फर्स्ट स्विमर थे। इसके बाद में सज्जन प्रकाश, आप लोगों को पता होगा कि वो सेकंड स्विमर बने हैं, लेकिन वो मेल कैटेगरी के अंदर हैं और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई किया। यदि ओलंपिक के लिए पूछा जाए तो थर्ड नंबर पे आएंगी माना पटेल, और यदि टोक्यो ओलंपिक के लिए पूछा जाए और वो भी फीमेल कैटेगरी के अंदर, तो आएंगी कौन से नंबर पर? फर्स्ट नंबर पर। यहां पे आप लोग देख सकते हैं नेत्रा कुमानन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है, लेकिन इनका संबंध जो है वो कौन से स्पोर्ट से है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। माना पटेल जो है इनकी उम्र भी काफी कम है, 21 साल की उम्र में ही इन्होंने ये खिताब हासिल किया है। और ये क्या करती हैं? बैक स्ट्रोक मारती हैं। बैक स्ट्रोक जो है, मतलब बैक स्ट्रोक का मीन्स है कि पानी पर जैसे उल्टा नहीं तैरते, तो वो बैक स्ट्रोक के अंदर ये काफी माहिर है। यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए रेस्पिरेशन जो है, सांस, वो तो अच्छा खासा आता है बैक स्ट्रोक के अंदर, लेकिन आपको जो स्विमर है उसको दिखाई नहीं देता कि मैं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हूं। ठीक है। हाल ही में क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन पर एक वाटर किंगडम जो है वो स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? बेसिकली बेंगलुरु के अंदर स्थित है। और बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु स्थित है। यहां पर जो यहाँ की एंट्री फीस है वो है 25 रुपए, और केवल 25 लोग ही जो हैं वो अभी कोविड-19 के दौरान इनको क्या दी जाएगी? एंट्री दी जाएगी। यहाँ पर होगा क्या कि जितनी भी मछलियां हैं, फिशेस हैं, उनकी दुर्लभ प्रजातियां हैं, इसके साथ में ही जो फॉरेन ट्रीज हैं, यानी कि विदेशी जो समुद्री पौधे होते हैं, उनकी भी कई प्रजातियों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और इनके द्वारा बताया गया है कि जल्दी जो है वो हम लोग दूसरे रेलवे स्टेशन पर भी इस चीज को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अब देखिए कि ये निर्मित किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसके द्वारा इनको निर्मित किया गया है। और इसके साथ में ही HNI कॉरपोरेशन, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? ये वाटर किंगडम को निर्मित किया है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेंगलुरु रेलवे स्टेशन गेट्स इंडिया फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्यूबेरियम। ठीक है। चलिए, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो रिसेंटली जो है वो इटली के अंदर आयोजित हुई है। ठीक है। इटली की कैपिटल है क्या? रोम। वहां पर G20 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक आयोजित हुई है। देखिए G20 और G7 के अंदर डिफरेंस क्या है? G20 जो है उसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन जो है वो दोनों काउंट होते हैं, जबकि G7 के अंदर टोटल डेवलप्ड नेशन काउंट होते हैं। आप लोग को पता होगा कि G7 कंट्रीज की जो अध्यक्षता कर रहा है वो यूके कर रहा है, और रिसेंटली इंडिया को भी वहां पर इनवाइट किया गया था। ठीक है। तो G20 का आप लोग याद रखना, वो केवल डेवलपिंग नेशंस का एक ग्रुप है। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के अंदर कौन सी रैंक है? तो इंडिया की जो रैंक है वो है कौन सी? 20वीं रैंक जो है वो इंडिया की है। जबकि सबसे पहले देखिए यूएस की है, फिर यूके है, इजराइल है। ठीक है। टॉप 3 हम लोग देख रहे हैं। इंडिया की जो रैंक है कौन सी है? वो है 20 रैंक। ठीक है। ये जो ऊपर के आप लोग 3 कंट्रीज देख रहे हैं, ये तीनों जो है वो भारत के एक मित्र देश हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की रैंक जो है वो भी हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर 20 रैंक पर देखने को मिल रही है। रिसेंटली आपको पता होगा कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो इंडिया की रैंक थी वो कौन सी थी? 10th रैंक, यानी 10वीं रैंक जो थी वो इंडिया की आई थी। विच इज द ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया विच हैज एंटर्ड इट्स 200 ईयर रिसेंटली। ठीक है। तो मुंबई समाचार जो है इसने अपने 200 साल कंप्लीट किए हैं, 200 साल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और तो ये जो है वो क्या है? भारत का सबसे पुराना न्यूज़पेपर है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, IFUNA के अंदर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? शंभू श्रीवास्तव जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव जो हैं वो फॉर्मर जज रह चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और इसके बाद में फॉर्मर चीफ लोकायुक्त रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, और उनको इस पोस्ट पर क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। बेसिकली उनको इलेक्ट किया गया है। ठीक है। तो इलेक्शन कमिटी होती है, उनके द्वारा इनको जो है वो यहाँ पर इलेक्ट किया गया है। आज का स्टडी ग्लोज आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट जो है वो कौन बनी है? कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है मुझे इसका आंसर करना।
आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक क्विज जो है वो अवेलेबल करवाया जाता है। सारे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती है। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।